हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीविंग फुटबॉल। मेरा नाम है दीप्रो और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी, सेफ एंड साउंड हो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लासिक 4-4-2 फॉर्मेशन के बारे में। उस फॉर्मेशन में हर एक प्लेयर के पोजीशनिंग के बारे में और वो प्लेयर्स अपने पोजीशंस को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं उसके बारे में। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि कैसे जोनल प्ले होता है उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछिए क्यों? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्लासिक 4-4-2 फॉर्मेशन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं कोई दूसरा फॉर्मेशन बनाने के लिए, कैसे कॉम्बिनेशन प्ले होता है और कैसे उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में पासिंग लेन्स को एक्सप्लोर किया जाता है। तो आप लोग तैयार है इस वीडियो को देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये क्लासिक 4-4-2 है, तो पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि कितने टाइप्स के पासिंग लाइंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि ये मेरा मिडफील्ड लाइन है और ये मेरा डिफेंस लाइन है। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो मिडफील्ड लाइन है और ये जो डिफेंस लाइन है, ये दोनों लाइंस आपस में एक जियोमेट्रिकल शेप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शेप क्या है? अभी के लिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन अगर ये प्लेयर्स अपने पोजीशंस को बदल ले तो ये शेप शिफ्ट भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बेस रेक्टेंगुलर शेप को पकड़ के चलूं तो मेरे पास कितने पासिंग ऑप्शंस हो गए? मेरे पास ये विंगर का ही अकेले का पासिंग ऑप्शन हो गया टू माई सेंटर फॉरवर्ड, टू माई मिडफील्डर, टू माई साइड बैक, टू माई स्टॉपर, एज वेल एज अगर वो एडवांस करना चाहता है तो वो उसका एडवांसमेंट के साथ साथ ये जो लाइन से ये भी शिफ्ट करेंगे, तो उसके पास और भी पासिंग ऑप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं हर एक प्लेयर का पासिंग ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपस में ऐसे पासिंग हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में एक ऐसे पासिंग हो सकता है, इन दोनों के बीच में आपस में ऐसे पासिंग हो सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये दोनों के बीच में भी ऐसे एक पासिंग हो सकता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर ये मिडफील्ड प्लेयर भी चाहे तो ये अपने सेंटर बैक्स के साथ ऐसे बॉल को एक्सचेंज कर सकता है। इन अ सिमिलर वे ये मिडफील्ड भी अपने सेंटर बैक्स के साथ बॉल को एक्सचेंज कर सकता है। एट द सेम टाइम ये विंगर भी अपने साइड बैक्स के साथ और अपने सेंटर बैक्स के साथ बॉल को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप मेंटेन हुआ ये बेस फॉर्मेशन में। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बहुत सारे ट्रायंगुलर शेप्स भी हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर ये जो मिडफील्ड लाइन है और ये जो डिफेंस लाइन है, ये अगर अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे बने रहे तो ये लोग बहुत इजीली बॉल को टाइट स्पेसेस से मैन्यूवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये लोगों के पास लिबर्टी भी होता है कि बहुत सारे वॉल पासेस खेलने का और खेल के बॉल को मूव करने का पिच के अंदर। ठीक है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन शिफ्ट्स। तो ये फॉर्मेशन शिफ्ट्स काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो फॉर्मेशन शिफ्ट्स का मतलब पहले यही होता है कि अपने बेस फॉर्मेशन को छोड़ के वो लोग एक दूसरे फॉर्मेशन के हिसाब से अडेप्ट कर पाए। तो पहले वीडियो से आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये साइड बैक्स का जो रोल होता है वो एक ओवरलैपिंग रोल होता है और एक ट्रैक बैक का रोल होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लू कि ये साइड बैक्स यहां से लेके ओवरलैप करके यहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इनका न्यू पोजीशन क्या हो गया? ये दो। ठीक है, एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बोला था पिछले वीडियो में कि ये विंगर्स भी अपने बेस पोजीशंस को छोड़ के ऊपर पुश कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मतलब डायगोनल मूवमेंट्स भी कर सकते हैं या अंदर कट बैक करके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये विंगर्स भी ऐसे ऊपर पुश कर रहे हैं और कट बैक करके अंदर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये विंगर्स का नया पोजीशन हो गया इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। ठीक है, तो अभी इफ यू सी कि ये जो फॉर्मेशन था क्लासिक 4-4-2 ये शिफ्ट करके एक दूसरा फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो अभी एट द सेम टाइम जब ये साइड बैक्स ओवरलैप करके जा रहे हैं तो सेंटर फॉरवर्ड्स भी जाहिर सी बात है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेंगे नहीं, तो ये लोग गोल की तरफ पुश करेंगे एट द सेम टाइम फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है, तो अभी अगर ये लोग अपने पोजीशन से गोल की तरफ पुश करके चले गए तो ये वाला एरिया तो वैकेंट हो गया या ये वाला एरिया तो खाली हो गया, तो इसको मेरे को तो भरना है, तो इसको कैसे भरेंगे? तो तब ये जो मिडफील्ड के प्लेयर्स है ना, इनको भी ऊपर पुश करके जाना है ताकि ये लोग भी मिडफील्ड का जगह को ऑक्युपाई कर सके। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक नया फॉर्मेशन। एंड एट द सेम टाइम अगर मिडफील्ड का प्लेयर यहां से लेके ऊपर पुश करके चला गया तो ओपोनेंट का कोई ना कोई प्लेयर तो यहां पे घूम सकता है, तो उसको कवर करने के लिए मेरे जो सेंटर बैक्स है इनको भी ऊपर पुश करके जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर ये सेंटर बैक भी थोड़ा सा ऊपर पुश करके चले जाए, तो अगर अभी आप लोग देखोगे कि मेरा जो 4-4-2 का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे? अभी डिफेंस लाइन पे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स है, ठीक है, लेकिन मिडफील्ड लाइन पे अभी 4 प्लेयर्स अभी भी बरकरार है, ठीक है। लेकिन जो फॉरवर्ड लाइन है, अभी फॉरवर्ड लाइन पे देखोगे कि अभी ये साइड बैक्स पुश करके ऊपर चले गए, तो फॉरवर्ड लाइन पे अभी 4 प्लेयर्स हो गए, ठीक है। तो ओपोनेंट को भी उस हिसाब से नीचे पुश करना पड़ेगा। तो ओपोनेंट जब नीचे पुश करेगा तो ओपोनेंट के पास कितने मार्किंग्स हो गए? ये प्लेयर का मार्किंग हो गया, ये प्लेयर का मार्किंग हो गया, ये प्लेयर का मार्किंग हो गया और ये प्लेयर का मार्किंग हो गया। तो उनके 4 प्लेयर्स ऑलरेडी इन 4 प्लेयर्स को मार्क कर रहे हैं। तो तब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आइदर ये मिडफील्ड के प्लेयर्स में से कोई भी एक प्लेयर ऊपर या नीचे पुश करके ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके विंगर्स के पास भी लिबर्टी होता है कि अंदर कटबैक करके आइदर ये वाला ऑप्शन या तो अपने सेंटर फॉरवर्ड या तो कोई भी एक सेंटर मिडफील्डर को वो लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये एंटायर फॉर्मेशन हो जाता है तो ये 2-4-4 हो जाता है। तो दैट्स हाउ फॉर्मेशन शिफ्ट वर्क्स, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने टाइप्स के फॉर्मेशन शिफ्ट्स होते हैं फ्रॉम द क्लासिक 4-4-2। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और फॉर्मेशन शिफ्ट कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्लासिक 4-4-2 के हिसाब से हम लोग कितने तरीके के फॉर्मेशन शिफ्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो फॉर्मेशन शिफ्ट का जो कंसेप्ट है ना, ये आप किसी भी फॉर्मेशन से किसी दूसरे फॉर्मेशन पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन इन दैट, अगर आपके पास हर एक पोजीशन के हिसाब से अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स हुए तो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग समझेंगे कि क्लासिक 4-4-2 के हिसाब से हम लोग कितने तरीके के फॉर्मेशन शिफ्ट्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला फॉर्मेशन शिफ्ट जो हम लोग अचीव कर सकते हैं वो है 4-2-4, ठीक है। दूसरा जो हम लोग अचीव कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे 4-1-3-2 और तीसरा जो फॉर्मेशन शिफ्ट होता है वो है 4-1-2-1-2, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के फॉर्मेशन शिफ्ट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं फ्रॉम द क्लासिक 4-4-2। तो अभी मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मेशन कैसे दिखता है और उसके हिसाब से क्लासिक 4-4-2 का क्या रिलेशन है, ठीक है। जो पहला फॉर्मेशन है 4-2-4, तो वो कैसे दिखता है? तो इन दैट फॉर्मेशन तो मेरे 4 प्लेयर्स आते हैं डिफेंसिव लाइन पे, ठीक है। 2 प्लेयर्स मेरे आते हैं मिडफील्ड लाइन पे और 4 प्लेयर्स आते हैं फॉरवर्ड लाइन पे। तो अभी आप लोग अगर देखोगे तो ये फॉर्मेशन भी एक 4-4-2 की तरह ही दिखता है, बट डिफरेंस यही है कि सिर्फ मेरे मिडफील्ड लाइन पे 4 प्लेयर्स के बजाय मेरे फॉरवर्ड लाइन पे अभी 4 प्लेयर्स है और डिफेंसिव लाइन पे 4 प्लेयर्स है। सो दैट्स हाउ अ 4-2-4 वर्क्स, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मेशन शिफ्ट है वो है मेरा 4-1-3-2। तो उसमें क्या होता है, मेरा एक डिफेंसिव मिडफील्डर होता है, 3 मेरे सेंटर मिडफील्ड अटैकिंग मिडफील्ड मिला के 3 प्लेयर्स हो जाते हैं और मेरे 2 सेंटर फॉरवर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ अ 4-1-3-2 फॉर्मेशन वर्क्स। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे, यहां पे भी एक 4-4-2 का कंसेप्ट बरकरार रहता है कि मेरे 4 डिफेंसिव लाइन के प्लेयर्स है, 4 मिडफील्ड के प्लेयर्स है और मेरे 2 सेंटर फॉरवर्ड्स है या फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्स है, ठीक है। अभी जो फाइनल जो शिफ्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे 4-1-2-1-2, इसको हम लोग बोलते हैं 4-4-2 डायमंड, ठीक है। इसको हम लोग डायमंड क्यों बोलते हैं मैं दिखाता हूं, देखिए। तो यहां पे क्या होता है, ये डिफेंसिव मिडफील्ड बरकरार रहता है, सिर्फ ये जो अटैकिंग मिडफील्ड होता है इसका पोजीशन थोड़ा सा पीछे आ जाता है और इस अटैकिंग मिडफील्ड का भी या सेंटर मिडफील्ड का भी पोजीशन यहां पे आ जाता है और ये अटैकिंग मिडफील्ड भी बरकरार रहता है। तो इन दैट वे व्हाट हैपेंस इज, ये जो डिफेंसिव लाइन है ये बरकरार रहता है, लेकिन ये जो मिडफील्ड का जो पोजीशनिंग है, ये मिडफील्ड का पोजीशनिंग एक डायमंड फॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 4-4-2 डायमंड, क्योंकि यहां पे 4 डिफेंसिव लाइन के प्लेयर्स है, 4 मिडफील्ड के प्लेयर्स है जो एक डायमंड फॉर्मेशन में है और 2 अटैकिंग लाइन और या 2 फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्स है, ठीक है। तो अभी इसका बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूं। पहला एडवांटेज यही है कि ये जो डायमंड है ना, तो डायमंड टेक्निकली अनब्रेकेबल एक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो as this bond is unbreakable, तो क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर 4 प्लेयर्स है ये अपने हिसाब से एक खुद का डायमंड बना सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड बाय रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, और ये अपना खुद का फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पे भी बना सकते हैं बाय रोटेटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और इनमें से अगर कोई भी प्लेयर अपना बेस पोजीशन को छोड़ के पुश करता है या फॉल बैक करता है, तो दूसरे प्लेयर्स होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, ये भी इस पर्टिकुलर प्लेयर के हिसाब से अपना पोजीशन को बदल के डायमंड बरकरार रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ अ डायमंड वर्क्स। और इसका एक और एडवांटेज ये भी होता है कि अगर ओपोनेंट मिडफील्ड में ज्यादा प्ले कर रहा है, ठीक है,
तो मिडफील्ड में आपको बॉल विन करने के लिए ये डायमंड का पोजीशन बरकरार रखना पड़ेगा, ताकि ओपोनेंट ये डायमंड का चक्रव्यूह से कभी निकल ही ना पाए और वो बहुत जल्दी से बॉल आपको दे दे और आप बॉल को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ विद इन योर डिफेंस लाइन एंड बिटवीन योर फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजें समझ लिए। तो इन सब चीजों में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर इन सारे टॉपिक्स में से अगर मैंने कुछ मिस भी कर दिया हो तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर पाऊं। ठीक है, तो thanks for watching this video. If you like the content of this video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell such that you guys can keep on receiving notifications about the recent video uploads. Thank you.